नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हालांकि यह खबर इस बार भारत की राजनीति से जुड़ी हुई या भारत के किसी राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इस बार यह खबर भारत के पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वही नेपाल जिसके साथ भारत के रोटी बेटी के रिश्ता है, वही नेपाल जिसकी सीमा भारत के साथ खुली हुई है। कोई भी भारतीय नेपाल जा सकता है बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के। कोई भी नेपाली भारत आ सकता है बिना पासपोर्ट और वीजा के। कोई भी नेपाली भारत आकर नौकरी कर सकता है। भारत में नेपाल के लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, बिल्कुल भारतीय नागरिकों के तौर पर। तो नेपाल में कुछ भी होता है उसका असर भारत पर पड़ना तय माना जाता है। तो नेपाल में एक बड़ा बवाल मच गया है, नेपाल में एक बड़ा हंगामा मच गया है। नेपाल में हजारों युवा सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यह विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि नेपाल के ये युवा प्रदर्शनकारी अपने देश की संसद में घुस गए। पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। क्या कुछ हुआ उस गोलीबारी में, और क्यों नेपाल के इन युवाओं को अपने ही देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा, और क्यों नेपाल में बवाल मचा हुआ है। क्या नेपाल में आने वाले दिनों में तख्ता पलट होने जा रहा है, क्या नेपाल की सरकार गिरने जा रही है। इन तमाम चीजों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले जरा बताता चलूंगा आपको कि कुछ दिन पहले ही नेपाल की जो केपी ओली सरकार है उसने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जिसको एक्स के नाम से जानते हैं, सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कहा गया कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। लेकिन यहां एक बात और दिलचस्प है कि चीनी एप्स, यानी चीन के टिकटॉक जैसे एप्स और चीन के जितने भी एप्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो जैसे ही रील बनाने पर प्रतिबंध लगा, नेपाल के युवा सड़कों पर उतर गए और नेपाल सरकार से, नेपाल की केपी ओली सरकार से रियल सवाल पूछने लग गए। और युवा सड़क पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त क्यों है, नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है, नेपाल में युवाओं के लिए नौकरी कहाँ है, नेपाल में लोगों के लिए संसाधन कहाँ है, नेपाल में लोगों के खाने के लिए अनाज कहाँ है, नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत क्या है। और युवा ये सवाल उतरकर सड़कों पर उतरकर पूछने लगे। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। हालत ये हो गई कि वो नेपाल की संसद तक में घुस गए, और जब नेपाल की संसद तक में ये प्रदर्शनकारी घुस गए तो फिर नेपाल को सेना उतारनी पड़ी। नेपाल सरकार को सेना को बुलाना पड़ गया और बाकायदा नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भी बचे कुचे थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन नेपाल के युवा शांत होने को तैयार नहीं है। नेपाल के युवा शांति मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के रुख से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सरकार के फैसले पर उनको ऐतराज है और पुलिस ने इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। आपके सामने मैं बता दूं कि नेपाल सरकार की ओर से जब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई गई तो उसके बाद सोमवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित देश के कई शहरों में गुस्साए युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर गए। काठमांडू में नेपाल की संसद में घुस गए। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आपको बता दूं कि इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके में कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन नेपाली अखबार रिपब्लिका के मुताबिक युवा प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से हवा में गोलियां चलाने और दर्जनों रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करने से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 पत्रकार घायल हो गए हैं और सैकड़ों अन्य लोग भी घायल हो गए अलग अलग जगहों पर, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एक पत्रकार श्याम श्रेष्ठ को भी गोली लगी है, जिसका सिविल हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है। यह दैनिक जागरण की खबर है। वहीं हालात बिगड़ते देख, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नेपाल में सेना को उतार दिया गया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। उधर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर और गेट फांदकर न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद परिसर में धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले शांति बनाए रखने का संकल्प लिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए और किस तरह से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया था। 26 सोशल मीडिया प्रतिबंध को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। वो फैसला मैं आपको बता चुका हूं, जिसके विरुद्ध जो है नेपाल के युवा ज्यादातर सड़कों पर उतर गए।
वो अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक वो प्रदर्शन उग्र होता हुआ चला गया और इसके लिए पुलिसिया कार्रवाई को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। और राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जो हजारों युवा उतर आए हैं, उन्होंने अपने इस आंदोलन को जैन जी रिवॉल्यूशन का नाम दिया है, यानी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ जो वो अभियान चला रहे हैं, जिसके लिए वो सड़कों पर उतरे थे, इसको उन्होंने जैन जी रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। और इस प्रदर्शनकारियों में, ये जो प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतरे थे, उसमें खासतौर से युवा वर्ग के लोग शामिल हैं, छात्र शामिल हैं, नई पीढ़ी के लोग शामिल हैं। और ये हजारों छात्र जो है सड़क पर उतरकर केपी शर्मा ओली की सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध कर रहे थे। पहले ही जो आंदोलन था, ये जो असंतोष था, ये सिर्फ ऑनलाइन असंतोष था, बहस तक सीमित थी, लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे, मीडिया में बहस हो रही थी, युवाओं के मन में गुस्सा था अपनी ही सरकार के इस फैसले के खिलाफ। और बाद में जो ये विरोध था, बाद में जो ये सवाल उठाए जा रहे थे, वो डिजिटल स्पेस से निकलकर सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में बदल गया। हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया कि वो पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए देश की संसद के अंदर घुस गए। और प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को काबू में करने के लिए नेपाल की ओली सरकार ने राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है। संसद भवन के आसपास और काठमांडू के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। संसद भवन के आसपास पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन गुस्साए युवाओं ने पेड़ की टहनियों और पानी की बोतलों से जवानों पर पलटवार किया। कई प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारी छात्र राष्ट्रपति आवास, शीतल निवास क्षेत्र, महाराजगंज, लैंचोर में उपराष्ट्रपति आवास, सिंह दरबार के सभी हिस्से, बलुवाटार में प्रधानमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्र में मौजूद है। और इससे पहले कि जैसा मैंने बताया कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन, ये 4 सितंबर को यह फैसला किया गया था। और इसमें फेसबुक भी शामिल था, ट्विटर भी शामिल था, व्हाट्सएप भी शामिल था, यूट्यूब भी शामिल था, इंस्टाग्राम भी शामिल था। सरकार ने तर्क क्या दिया था वो भी जरा आपको बता देता हूं कि नेपाल की सरकार ने यह तर्क दिया था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसलिए यह कदम जो उठाया गया है यह नियामक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन प्रदर्शनकारी इसे खुल्लम खुल्ला सेंसरशिप और जनता की आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं में बार बार ब्लैकआउट के बावजूद युवाओं ने अलग अलग रास्तों से इस आंदोलन को खड़ा किया। जैसा कि मैंने बताया कि डिजिटल स्पेस पे विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ ये आंदोलन देखते देखते ही सड़कों पर उतर गया और अब नेपाल में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। भीड़ ने जिस तरह से संसद भवन को घेर लिया, भीड़ जिस तरह से संसद भवन के अंदर घुस गए, कहा यहां तक जा रहा है कि भीड़ ने जो है संसद भवन के गेट पर आग लगा दी है। और उसके बाद सेना के मोर्चा संभालने के बाद भी जिस तरह से नेपाल में एक असहज स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए अब एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नेपाल के साथ भारत की सीमा खुली हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मेरे बिहार, मेरा अपना जो गृह जिला है सीतामढ़ी, नेपाल से लगा हुआ है, सीमा खुली हुई है, रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल में कुछ भी अगर होता है तो उसका असर भारत पर पड़ता है। नेपाल भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। और ऐसे हालात में जब भारत के अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़े हुए, किस तरह से बिगड़े हुए ये हम और आप तमाम लोग जानते हैं। श्रीलंका को हमने मदद की, लेकिन श्रीलंका भी कई बार गाहे बगाहे सवाल उठा देता है, चीन के साथ जाता हुआ नजर आता है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ, वहां के प्रधानमंत्री को भागकर भारत में आकर शरण लेना पड़ा, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की, सिख समाज के लोगों की क्या हालत हो गई है ये हम और आप सभी जानते हैं। भारत के पड़ोस में म्यांमार किस तरह से भारत के हितों के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। और ऐसे में नेपाल में इस तरह की हालात बनना, नेपाल में तख्ता पलट होना, अगर चुनाव के जरिए सरकार बनती है, बदलती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन इस तरह से युवा लोगों का सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना और सरकार में तख्ता पलट की आशंका पैदा हो जाना, संसद भवन के अंदर भीड़ का घुस जाना, ये निश्चित तौर पर नेपाल के खराब होते हालात का संकेत है। भारत के लिए चिंता की स्थिति है। खबर यह भी आ रही है कि भारत सरकार ने नेपाल के हालात को देखते हुए सीमा पर अलर्ट कर दिया है। नेपाल की सीमा से लगे भारत के जो भी राज्य हैं उनको अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और भारत और नेपाल की सीमा का जो सुरक्षा का जिम्मा है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसबी के हाथ में है, उनको भी एक तरह से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार
भारत सरकार नेपाल के हालात को करीब से देख रही होगी, नेपाल के हालात पर कड़ी नजर बनाए रख रही होगी, और जब भी जो भी कार्रवाई करनी होगी या बड़ा फैसला करना होगा या कोई बड़ा काम करना होगा तो तुरंत ही भारत सरकार त्वरित गति से उस पर एक्शन लेगी, त्वरित गति से उस पर कार्रवाई करेगी। हालांकि नेपाल के ये हालात हमें बता रहे हैं कि भारत के लिए स्थिति कितनी विकट होती जा रही है। पड़ोसी देशों के मामले में भारत की स्थिति क्या है, हम और आप देख ही रहे हैं। भारत का एक और पड़ोसी देश चीन, वो अपने नापाक इरादे लगातार किस तरह से जाहिर कर रहा है, ये हम और आप लगातार 1962 से देख रहे हैं। वैश्विक स्थिति में हालत ये हो गई है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के दिक्कतों को समझा जा सकता है, चीन महाशक्ति बनना चाहता है, चीन की दिक्कतों को समझा जा सकता है, लेकिन जिस यूक्रेन की हम मदद कर रहे हैं और जिस यूक्रेन की तरफ से बार बार रूस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, उस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अब भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेलेंस्की ने बयान दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया है वो टैरिफ बिल्कुल सही है। अब पता नहीं क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना, भारत के खिलाफ बयान देना, ये भारतीय कूटनीति की विफलता को एक बार फिर से जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों का मामला हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, म्यांमार, यहां तक कि भूटान भी कई मौकों पर अपने आप को असहज स्थिति में पाता है। यह भी हमें सोचना पड़ेगा, यह भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम बाकी देशों की तरह, जिस तरह से श्रीलंका में आरोप लगे, जिस तरह से केनिया में आरोप लगे, जिस तरह से दुनिया के कई अन्य देशों में आरोप लगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को भूटान में परियोजनाएं दिलवाकर कहीं उन पर भी तो दबाव नहीं डाल रहे? और इसी के साथ भारत सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी विदेश नीति में सबसे बड़ी कमी क्या है कि पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध अच्छे बन नहीं रहे हैं, और दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तो भारत के लिए स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है, भारत के लिए स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। और जैसा कि मैंने उम्मीद जताई कि उम्मीद करता हूं कि कम से कम नेपाल के मसले पर, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब नेपाल में अचानक बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन भारत सरकार चूंकि उसकी तरफ सतर्क नहीं थी, इसलिए हम पहले से कोई कदम नहीं उठा पाए। नेपाल की संप्रभुता, नेपाल की अखंडता, नेपाल की स्वतंत्रता का सम्मान कायम करते हुए भारत सरकार को बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सावधानी से चलते हुए नेपाल में शांति स्थापित करने के लिए भी काम करना चाहिए। और इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नेपाल में जिस तरीके से भी जो नई सरकार बनती है उस तरीके में लोकतांत्रिक तरीके का पुट हो, और जो नई सरकार बने, जो नए प्रधानमंत्री बने, वो भारत के हितों का भी ध्यान रखे, चीन की तरफ झुकते हुए नजर ना आए। अभी हाल में जिस तरह से जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, भारत के इलाके को नेपाल के नक्शे में शामिल करके भारत को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम तथ्यों को देखते हुए आप ये मानकर चल लीजिए कि नेपाल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार नेपाल के इस हालात पर नजर बनाए रख रही होगी। सिर्फ सीमा पर ही अलर्ट रहने का संदेश दे देना या आदेश दे देना कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या मायने नहीं रखता। इससे आगे बढ़कर भी आपको नेपाल की राजनीति में शांति स्थापित करने के लिए और नेपाल की सरकार में भारत फ्रेंडली, इंडिया फ्रेंडली सरकार स्थापित करने के लिए भी पर्दे के पीछे से बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे कहूंगा कि नेपाल के इन ताजा हालात को लेकर आपका क्या सोचना है, नेपाल में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, इस हालात के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप कर सके तो ज्वाइन भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।